नमस्कार। अब मैं बात कर रही हूँ दुष्यंत कुमार द्वारा रचित एक कहानी मिस पीटर की। मैं इसका वाचन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। परीक्षा में पास होने की कुछ खास बातें हैं। इन बातों को ना तो किसी को बताया ही जा सकता है और ना कोई समझ ही सकता है। ना तो कुछ भाग्यवान छात्रों की प्रकृति सिद्ध गुण हैं। जब मैं पढ़ता था तब इससे मैं भी वंचित ना था। यह आत्म प्रशंसा नहीं बल्कि एक सच्ची बात है। एक वर्ष जब मैं 11वीं कक्षा में था, सख्त बीमार पड़ा। परीक्षा सिर पर थी। हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया और इधर कुछ पढ़ाई भी। कुछ तो मुकद्दर का सिकंदर होने के कारण और कुछ उन बातों से परिचित होने के कारण परीक्षा में इतने बढ़िया नंबरों से पास हुआ कि प्रोफेसर तक दांतों तले उंगली दबा गए। किंतु 12वीं में आते ही भाग्य हमसे रूठ गया और बीमारी वह तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई। नतीजा यह हुआ कि कॉलेज छोड़कर घर आना पड़ा। हमारा घर हरिद्वार में था। पिताजी बिजली विभाग में नौकर थे। सोचा घर पर रहूंगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और यार दोस्तों के बीच तफरीह भी काफ़ी रहेगी। हाई स्कूल हरिद्वार के पास से ही किया था, इसलिए दोस्तों की भी कमी ना थी। यूँ वास्तविक अर्थ में मेरे दोस्त दो ही थे, धर्मवीर और कांता। यानी मित्र के अर्थ में काफ़ी गंभीर और महत्वपूर्ण भी। इन दोनों का भी थोड़ा थोड़ा परिचय दे देना मैं आवश्यक समझता हूँ। धर्मवीर 10वीं में पढ़ता था। दिलीप सिंह, जो कि हरिद्वार की सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे, उनका पुत्र था। किंतु आने से कुछ दिन पूर्व भी उनका तबादला हो चुका था और कांता बेचारा तनिक गरीब था। धर्मवीर की अवस्था मेरे ही बराबर थी, यानी 18 वर्ष, और वह स्थानीय इंटर कॉलेज में 10वीं में पढ़ता था। उसके पिता वहीं सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे, किंतु इधर मेरे आने के कुछ दिन पूर्व भी उनका तबादला हो चुका था। धर्मवीर को पढ़ाई के कारण वहीं पर रह जाना पड़ा और इसलिए उसने शहर में एक अच्छे से कमरे को किराए पर ले लिया था। कांता उसके पास रहता था, उसी कमरे में। कांता बेचारा तनिक गरीब था, घर से कुछ मिलता ना था। उसने टेलीफोन एक्सचेंज में 60 रुपए की नौकरी कर ली थी ताकि पढ़ाई ठीक चलती रहे और उसमें उसका निर्वाह भी बड़े मजे से हो जाता था। बहुत दिनों तक इन्हें मेरे आने का पता इस कारण नहीं चला कि मैं बीमार होकर घर पर ही रहा। किंतु जिस दिन बीमारी ने मेरा पीछा छोड़ा, उसके थोड़े दिन बाद से ही मैं प्रति संध्या वायु सेवन के लिए उसी ओर जाने लगा, जिधर हम तीनों अब से कुछ काल पूर्व जाया करते थे। एक दिन मैं अपने ही विचारों में खोया सा नहर के किनारे टहल रहा था कि चुपके से किसी ने पीछे से आकर मेरी आंख अपने हाथों से बंद कर दी। कुछ क्षण को मैं विस्मित हुआ अवश्य, किंतु यह समझने में अधिक समय ना लगा कि यह कोमल हथेलियां कांता की हैं। बहुधा मजाक में हम उससे कहा करते थे, कांता, काश तू पुरुष ना होकर स्त्री होता तो क्या? कांता हंसी से पूछता, मैं तुझसे अवश्य विवाह कर लेता। धर्मवीर और मैं तो बलपूर्वक उठाकर ले भागता और फिर हंसी का फव्वारा छूटने लगता। मैं बोला, कांता, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, जल्दी हाथ हटा। कांता ने अपने हाथ हटा लिए। मैंने देखा तो धर्मवीर और कांता पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। तुरंत कांता ने नमस्ते की, किंतु धर्मवीर ने मेरी पीठ को अपने बलिष्ठ हाथों में पकड़कर मुझे सीने से लगाकर इतनी जोर से दबा लिया कि आंखों के तारे नाचने लगे। खैर, जैसे तैसे करके उसने मुझे छोड़ा और फिर अपनी असलियत पर उतर आया। गाली देने की उसकी पुरानी आदत थी और उसी भाषा में उसने मुझे सैकड़ों प्रश्न किए, जिनका सारांश यह है कि अब तक कहाँ रहा, क्यों पत्र नहीं डाला, कब से यहाँ हूँ और अब तक क्यों उससे नहीं मिला। मैंने उसकी सब बातों का उचित उत्तर दिया और फिर अपनी बीमारी का हाल सुनाया, जिसे सुनकर वह बहुत दुखी हुआ। उसके बाद वहीं पर बैठकर हम आगे के लिए प्रोग्राम बनाने लगे। कांता ने कहा, हम दोनों एक ऐसे कमरे में रहते हैं जिसमें अभी 2 लड़कों की और गुंजाइश है, इसलिए बहुत जल्दी ही अपना सामान यहाँ उठा लाओ, जरा तफरीह भी रहेगी। दूसरे, मैं इस वर्ष प्राइवेट इंटर की परीक्षा दे रहा हूँ, तुम्हें भी इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछला वर्ष तुम्हारा बिल्कुल बेकार भी गया। कॉलेज में दाखिला कराना बेकार है, इसलिए कि तुम्हारी हाजिरी कम होगी। अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि तुम भी प्राइवेट इम्तिहान दो। कांता की बात मुझे भी जची। सोचा इनके पास रहूंगा तो तफरीह भी रहेगी और मजे से FA भी पास कर लूंगा।
अतएव उन दोनों से मैंने विदा लिया और मैं जरूर ऐसा ही करूँगा कहकर आ गया। बहुत देर तक गपशप लड़ती रही, बहुत से विषयों पर बातचीत हुई। तदुत्तर मैं घर लौट आया। घर पहुंचा तो काफी रात बीत चुकी थी, खाना भी तैयार हो चुका था, सब मेरी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। जल्दी से जूते उतार कर मैं खाना खाने बैठ गया। पिताजी खा ही रहे थे, बोले, आज कहाँ इतनी देर लगा दी राजेंद्र? मैंने कहा, जी आज नहर पर घूमते घूमते धर्मवीर और कांता मिल गए थे, मुझे उनसे ही बातें करने में देर हो गई। आप कांता को तो जानते ही होंगे, वही जो धर्मवीर के साथ आया जाया करता था। ओ, डॉक्टर साहब के लड़के के साथ ना? पिताजी बोले। जी हाँ, वही। मैंने कहा, इस वर्ष प्राइवेट इंटर की तैयारी कर रहा है। वह कह रहा था कि तुम भी यदि मेरे साथ इसका इम्तिहान दे दो तो पास अवश्य करा दूंगा। आप तो जानते ही हैं वह कितना होशियार लड़का है, नौकरी भी कर रखी है। सोचता हूँ कि यदि वहीं रहकर उनके पास एफए भी कर लूँ और साथ साथ कोई नौकरी भी हो, कैसा रहे, क्योंकि कॉलेज। हाँ हाँ, यही मैं कहने वाला था। पिताजी बात काटते हुए बोले, कॉलेज में तुम्हारा दाखिला हो नहीं सकता। मेरी भी राय यही है कि तुम कोई नौकरी कर लो और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखो, और रहना जहाँ तुम चाहो रह सकते हो। पिताजी और माताजी की स्वीकृति प्राप्त कर लेने के बाद मैं अपना सामान उठाकर धर्मवीर और कांता के पास हो लिया। उस कमरे में दो नहीं, अब 3 प्राणी हो गए थे। कांता को 65 रुपए मिलते ही थे, धर्मवीर को 60 रुपए घर से आते थे। मैं ही उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कुछ ना मिलता था, पर भाग्य फिर सीध पर आया। थोड़े दिन बाद मैं इंक्वायरी इंस्पेक्टर नियुक्त हो गया और 80 रुपए वेतन पाने लगा। अब हम तीनों की आय 205 रुपए मासिक थी, किंतु इनका उपयोग किस प्रकार किया जाए यह समस्या हमारे सामने थी। तीनों के होटल में 45 रुपए निकाल देने पर भी 160 रुपए बचते थे। चुनाचे, मिठाइयों और सिनेमा का खर्चा इतना बढ़ गया कि बहुधा रुपयों की कमी ही महसूस होने लगी। यह तो दशा तब थी जब रात को कांता की ड्यूटी टेलीफोन एक्सचेंज पर रहती थी और वह सिनेमा ना जा पाता था। खैर, हम सिनेमा के से लौटते समय उससे अवश्य मिलते थे और एक आध घंटा उसके पास बैठकर ही कमरे पर लौटते थे। यह हमारा रोजाना का काम था। 2 महीने बाद एक दिन हम दोनों सिनेमा से लौटकर जब कांता के पास आए तो कांता बोला, राजेंद्र, तेरा परिचय अपने मित्र LD गुप्ता से कराऊं। वह मिलिट्री में हवालदार हैं। रात को वह भी टेलीफोन पर ही रहता है। कांता ने गुप्ता से मेरी बातचीत कराई और थोड़े ही दिन बाद हम परस्पर गाढ़े मित्र बन गए। रोजाना मेरी गुप्ता से घंटों घंटों बातें होती रहती थी। गुप्ता कहा करता था कि मैं उससे घनिष्ठता बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और एक दिन उसने बताया कि वह अब मिस पीटर का बहुत बड़ा दोस्त हो गया है। यह पूछने पर कि वह कौन है, कैसी है, गुप्ता ने उत्तर दिया कि वह एक आंग्ल भारतीय युवती है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम ही है। वह कैसी और कितनी सुंदर है, यह बताने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। हाँ, इतना पर कह देना काफी होगा कि अपरिचितों के हृदय में उसकी चितवन गांडीव के तीर से भी अधिक चोट करती है, पर मित्रों के लिए वही चितवन मरहम का काम करती है। उसके अधरों की मृदु मुस्कान कभी मौत का पैगाम लाती है तो कभी नव जीवन का संदेश। शौक है कि मैं कभी नहीं, पर तब भी उसकी सुंदरता पर लिखने बैठूं तो कम से कम पूरी कॉपी तो भर ही दूं। मैं तो उसके सौंदर्य को स्वर्गीय सौंदर्य कहने पर बाध्य हूँ, समझे। मैं सुनकर हंस पड़ा और मुंह में पानी भरा है। सोचा, यद्यपि गुप्ता अतिशयोक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया है, तद्यपि वह सुंदरी होगी, इसमें संदेह नहीं। ऐसा मन में विचार कर मैंने कहा, भाई, परिचय तो कम से कम हमारा भी हो जाना चाहिए। जरूर जरूर, कहते हुए गुप्ता ने मिस पीटर को आवाज दी। थोड़ी देर बाद ही पीटर उसके कमरे में आ गए। गुप्ता बोला, मिस पीटर, हम तुम्हारा परिचय अपने एक दोस्त से कराना चाहते हैं। कुछ देर बाद ही रिसीवर मिस पीटर के हाथ में था। पीटर बोली, हेलो हेलो। उत्तर में मैं भी था, बोला, पर कोई उल्लेखनीय बात नहीं हुई। मेरी और उसकी बातचीत अंग्रेजी में हुई। उसका कंठ स्वर कोयल से भी अधिक मधुर था। बातचीत अंग्रेजी में करने से और उसकी अंग्रेजी समझने में यद्यपि मुझे काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ी, तथापि मैंने कोई परेशानी महसूस ना की, क्योंकि मैं एक ऐसी सुंदरी से बात कर रहा था जो यूपी के सौंदर्य केंद्र हरिद्वार में अपना सानी ना रखती थी। उससे बातें करके मैं और धर्मवीर कमरे की ओर चल दिए। धर्मवीर ने उससे बात करनी ना जाने क्यों पसंद ना की। रास्ते भर में उसके कंठ की प्रशंसा धर्मवीर से करता आया। कमरे में आकर बिस्तर पर लेट जाने पर भी मैं उसके सौंदर्य की ही कल्पना करता रहा।
जब 12 का घंटा बजा तब कहीं मैं सो पाया, किंतु स्वप्नों में भी उसके ही विषय में सोचता रहा। अगली रात को भी उससे बातें की। फिर तो यह मेरा नित्य का नियम बन गया। सिनेमा जाना भी छूट चुका था। काफी रात गए गए तक कांता के पास बैठा मिस पीटर से बातें करता रहता था। कांता को यह अखरता अवश्य था, किंतु वह कुछ कह ना पाता था। आखिर एक दिन मुझे गुप्ता ने फोन पर बुलाकर कहा, राजेंद्र, मिस पीटर को तुमसे प्रेम हो गया है और तुम्हें भी उससे। यह बात मुझसे छिपी हुई नहीं है। यदि चाहूं तो मैं इसे तोड़ सकता हूं, पर नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं मित्रता के नाम को कलंकित नहीं कर सकता, अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता। तुम भले ही भूल जाओ, मैं मित्रता पर प्रेम को बलिदान करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें पूरी स्वतंत्रता भी देता हूँ। विश्वास रखो, मेरा मेरी ओर से कोई ऐसी हरकत ना होगी जो तुम्हारे प्रेम में बाधक बने। मैं आज से ही उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेता हूँ। पर देखो, कदम कदम पर कांटे बिछे हैं। इस राह में संभल कर पग रखना, कहीं उलझ ना जाना। एक मित्र के नाते जो कुछ कहना था कह दिया। फिर कह देता हूँ कि यदि कभी मुझको अपने शब्दों से घिरा हुआ देखो तो तुम्हें मुझे रोकने का पूरा अधिकार है। मैं कुछ कहने ही वाला था कि गुप्ता ने रिसीवर रख दिया। मैं चुपचाप खड़ा विचार करने लगा गुप्ता के शब्दों पर। राजेंद्र, मिस पीटर को तुमसे प्रेम हो गया है, इसमें तो संदेह नहीं, पर उसे भी मुझसे हो गया ऐसा तो उसने कभी प्रकट नहीं किया। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। कांता के हाथ से रिसीवर मैंने ले लिया। मिस पीटर बोल रही थी, हेलो हेलो कांता, राजेंद्र को भेज दो। जी, मैं राजेंद्र ही हूँ, मैंने उत्तर दिया। उसके बाद मिस पीटर ने नमस्ते की, मैंने उसका उत्तर दिया। मेरे दिमाग में अभी तक गुप्ता के शब्द गूंज रहे थे। मैं उनकी जांच करना चाहता था कि मिस पीटर बोली, डियर, आप मुझे मिस पीटर ना कह के डार्लिंग कहा करो। मैंने कुछ आपत्ति सी की, पर उसने मेरी एक न चलने दी और मुझे उसे डार्लिंग कहकर संबोधित करना पड़ा। डार्लिंग का यदि भावानुवाद किया जाए तो होगा प्राण प्यारी। अब गुप्ता के शब्दों की सत्यता में मुझे संदेह ना रहा। उस समय से मेरा पढ़ना लिखना बिल्कुल छूट ही चुका था। इस बात की परवाह भी न थी कि मुझे इम्तिहान भी देना है। बस मिस पीटर का कल्पित चित्र हर समय मेरी आंखों के सामने रहता। पुस्तक यदि कभी खुलता तो मिस पीटर ही लिख पाता। उसमें भी उससे मिलने की मेरी बड़ी प्रबल इच्छा थी। एक दिन टेलीफोन पर मैंने उससे कह ही दिया, डार्लिंग, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वह बोली, बहुत अच्छा, आप सोमवार को तशरीफ ले आइए, देखिए भूलिएगा नहीं। अगले दिन इतवार था। सुबह से ही मैंने बढ़िया बढ़िया कपड़े छांटने में मैं लग गया था। यदि मेरे पास काफी बढ़िया कपड़े थे, पर कोई पसंद ना आता था। सोचता यह मिस पीटर के पास पहनकर जाने के काबिल नहीं है। खैर, एक सूट धर्मवीर का मांगकर यह देखने के लिए कि फिट भी आता है या नहीं पहनने लगा। सूट मेरे बिल्कुल ठीक आया। अब मैं निश्चिंत था कि चलो, अब कोई यूं तो नहीं कह सकता कि महंगा हुआ सूट है, क्योंकि धर्मवीर और कांता दोनों मेरे साथ चल रहे थे। इस कारण धर्मवीर ने बड़ी कठिनता से यह सूट मुझे दिया था। इसके बदले में मुझे अपने सूट दोनों को देने पड़े थे। रानीपुर, जहां मिलिट्री का पड़ाव था, हरिद्वार से 8-10 मील दूर है। अतएव साइकिल पर चलने का निश्चय किया गया। सोमवार को वस्त्रों से सुसज्जित होकर, बाल ठीक कर, जूते पहन, हम साइकिलों पर चढ़कर रानीपुर की ओर चल दिए। मैं सोच रहा था मिस पीटर से किस तरह बातचीत करनी चाहिए। वह कैसी होगी? वह नर्स की वेशभूषा में होगी या साधारण? यदि वह साड़ी पहने तो कैसी लगेगी? फिर सोचा मुझे उसे एक साड़ी प्रेजेंट करनी चाहिए। गुप्ता तो उसकी बड़ी प्रशंसा कर रहा था। अवश्य वह ऐसी ही होगी। मेरी तो आंखें चौंधिया जाएंगी। अब मैंने अपनी आंखों को खोलना मीचना शुरू किया। मैं भूल गया कि मैं साइकिल पर हूँ, कि मेरी साइकिल धर्मवीर की साइकिल से टकरा सी गई। भला हुआ हम गिरे नहीं, पर तुरंत ही मुझे वस्तु स्थिति का बोध हुआ और साइकिल बचा ली। उधर तुरंत ही धर्मवीर का लठ जैसे भयानक बाक कान में पड़ा। अबे, सो रहा है क्या? खैर, हम 8 के चले हुए 9 बजे रानीपुर पहुंचे। कांता हमें सीधा गुप्ता के कमरे में ले आया। वहां नाश्ता किया। कुछ देर बाद गुप्ता बेचारा बड़े प्रेम से पेश आया और बोला, मुझे शोक है राजेंद्र कि मिस पीटर तुमसे ना मिल सके। वह रुड़की चली गई अभी तुम्हारे आने से 10 मिनट पूर्व। मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। सारी आशाओं का पर पाला सा पड़ गया। फिर भी साहस बटोरकर कहा, क्या कह रहे हो? यह कैसे संभव है? उन्होंने तो वादा किया था। भाई, सब कुछ ठीक है, मानता हूँ वादा किया होगा,
पर सरकारी नौकरी जो ठहरी, जाते समय रो सी रही थी बेचारी। चलते चलते यह पत्र तुम्हारे लिए दे गई है, सुन लो। जल्दी से मैंने पत्र गुप्ता के हाथों से ले लिया। लिखा था, मेरे सब कुछ, मैं रुड़की जा रही हूँ, और ना भी जाती पर सरकारी नौकरी जो ठहरी, फिर मिलिट्री का अनुशासन। 8:30 बजे तक तुम्हारी प्रतीक्षा की, आंखें पथ में बिछी रहीं, पर तुम ना आ सके। जानती हूँ तुम अवश्य आए होगे, और मेरे ना मिलने से तुम्हें दुख भी हुआ होगा, बहुत दुख। पर मैं भी विवश थी, करती क्या। मेरी विवशता आप गुप्ता भाई से पूछें। अपराध की क्षमा मांगने का साहस तो नहीं होता, पर फिर भी मांगती हूँ। याचना की भूखी मैं स्वीकृति का दान भी पा सकूंगी अथवा नहीं, अज्ञात है। आपकी डार्लिंग मिस पीटर। एक सांस में ही पूरा पत्र पढ़ गया। सच मानिए, पत्र पढ़कर मारे खुशी के पागल सा हो उठा, हृदय मचल उठा, आंखों से आंसू आ गए। सोचा, चलो मुलाकात हुई ना सही, पर एक अव्यस्त सा रहस्य तो व्यक्त हुआ, और एक अव्यक्त सा रहस्य तो व्यक्त हुआ। एक भारी बोझ सा हृदय से उतर गया। फिर गुप्ता ने हाथ मिलाया और अपनी अपनी साइकिल उठाकर हम हरिद्वार लौट पड़ी। रास्ते भर गुनगुनाता आया, कौन मेरी जिंदगी में आज आकर मुस्कुराया। हरिद्वार अपने कमरे में जाकर खाट पर पड़ रहा, बार बार पत्र को जेब में से निकालता, कभी छाती से लगाता तो कभी उसे चूम लेता। हृदय की धड़कन क्षण प्रति क्षण बढ़ती जा रही थी। कांता बोला, कहीं हार्ट फेल ना हो जाए बेटा, ज्यादा खुशी अच्छी नहीं। पर मैंने उसकी बात पर ध्यान ना दिया। मैं अपनी मिस पीटर के साथ उस समय कल्पना लोक में विचर रहा था। तभी पड़ाक, धर्मवीर का चपट मेरे गाल पर पड़ा। बोला, क्या सूट का नाश ही करके रहेगा, अब आगे दूंगा तुझे सूट। ओह यार, माफ करना, ध्यान ही नहीं रहा। कर कर मैं सूट उतारने लगा। रात को फिर हम तीनों टेलीफोन एक्सचेंज पर जा बैठे। लगभग 9 की टेलीफोन की घंटी बजी। जोगा मैंने अपने हाथों में लिया और बोला, हेलो, कौन? जी मैं। ओह डार्लिंग, तुम? कल तो हमें बहुत परेशान किया तुमने। त्यागी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे बड़ा खेद है कि मैं अपना वचन पूरा ना कर सकी। ओह, तुमने मेरे कारण कितना कष्ट उठाया। और मैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो प्रियतम। कहते हैं नारी हृदय बड़ा कोमल होता है। होता होगा साहब, पर मेरा तो अपना अनुभव यही है कि पुरुषों का हृदय नारी की अपेक्षा अधिक कोमल होता है। स्त्री की जिद के सामने भले ही वर न झुके, पर उसके प्रेममय वचनों के सम्मुख उसे झुकना ही पड़ता है। फिर मेरी तो बात ही क्या है। माफ कर ही दिया उन्हें, किंतु साथ साथ यह वादा लिया कि कभी मेरी झोपड़ी को पवित्र करने अवश्य आएंगी। काफी दिन बीत गए। इस बीच फिर मैं कभी रानीपुर ना गया। हाँ, टेलीफोन पर नित्य बातें होती थी। उन्होंने मुझे बुलाया, पर आने का नंबर उनका था, इसलिए मैं ना गया। किंतु उनके आने के बारे में मैं नित्य ही उनसे पूछता था, पर हमेशा काम बाहुल्य बताकर वो टालती रही। पर कब तक टालती, आखिर एक दिन उन्हें आने का वादा करना पड़ा। वह दिन जितनी खुशी का था, उतने ही दुख का भी, क्योंकि सारे कपड़े धोबी के यहाँ गए हुए थे, जेब में एक पैसा तक ना था, जूते तक टूट चुके थे, और उस दिन आ रही थी डार्लिंग। वो तो अच्छा हुआ धर्मवीर की जेब से 5 सिगरेट लायक पैसे निकल आए। खैर, अब हम कमरे को सजाने लगे, बिस्तर ठीक किए, जूते खाट के नीचे रखे, घर के पर्दे लाकर लगाए, पीकदान, पाँव पूछ आदि लाया। कैलेंडर कुछ तो पहले ही लगे थे, काफी थे, कुछ और उठा लाया। इत्र, सेंट आदि कमरे में, कपड़ों में इस कदर लगा दिया कि मिस पीटर मस्त हो जाएं। मेज पर गुलाब के फूलों के गुलदस्ते लगाए। फिर कांता जाकर राय साहब सेठ गोविंद दास का सोफा सेट भी 2 घंटे के लिए ले आया। बस अब हमारे कमरे की खूबसूरती देखते ही बनती थी। फिर हम तीनों सड़क वाली खिड़की में बैठ गए, बड़ी बेकल से मिस पीटर का इंतजार करने लगे। मिलिट्री की किसी भी नारी को देखकर मिस पीटर के आने का ख्याल पैदा होता। किसी भी सुंदर लड़की को सड़क पर देखकर मिस पीटर का कल्पित चेहरा आंखों के सामने घूम जाता था। 11 बजे से शाम के 5:30 बज गए। उन्हें ना आना था, ना आई। अपने पर और उन पर बड़ा ही क्रोध आया। सोचा मेरी दफ्तर की छुट्टी बेकार गई, धर्मवीर स्कूल ना जा सका, और खोज मांगने में कांता को इतना खुशामद करनी पड़ी। इतनी, आखिर यह सब किसके कारण, इसका दायित्व किस पर है? मन ने उत्तर दिया, डार्लिंग पर। हृदय ने कहा, धिक्कार है ऐसी डार्लिंग पर। इधर तुम्हें बड़बड़ा रहा था, उधर धर्मवीर गा रहा था,
इंतजारी ने तेरा खूब दिखाया लहरा, सुबह से शाम हुई, शाम से पिछला पहरा। शाम को टेलीफोन एक्सचेंज पर जाने की इच्छा न थी। क्रोध के कारण पर धर्मवीर और कांता के आग्रह को न टाल सका। गया पर सोचा उससे बात न करूंगा। मिस पीटर के फोन ने फोन किया कांता को। कांता ने चोगा मेरे हाथ में दिया, बोला लो भाई, तुम्हें तुम्हारी डार्लिंग याद कर रही है। मैंने चोगा लेने से इनकार कर दिया। कहा कह दो मैं उससे अब तक बात करना पसंद नहीं करता, छोटी लड़की। क्योंकि चोगा कांता ने लगभग मेरे मुंह के सामने ही कर रखा था, इसलिए मेरे वे शब्द मिस पीटर ने सुन लिए। मैं फौरन हाथ का चोगा पटक कर वहीं से चली गई। गुप्ता वहीं बैठा ही था। जब उसने मिस पीटर को जाते हुए देखा तो उसने कांता से पूछा, क्या माजरा है? कांता बोला, राजेंद्र ने उसे इस प्रकार के शब्द कहे हैं। गुप्ता बोला, अच्छा तो यह बात है, मैं भी अभी पता लगा कर आया। थोड़ी देर बाद गुप्ता वापस लौटा और मुझे बुलाया। कांता ने चोगा मेरे हाथ में दे दिया। गुप्ता बोला, राजेंद्र क्या यह ठीक है? तुमने उसे ऐसा कहा कि मैं उससे बात? मैंने कहा हाँ ठीक है। क्यों? गुप्ता बोला, इसलिए कि उसने मेरे प्रेम को नहीं पहचाना, मुझे 2 बार धोखे में रखा, सारे दिन इंतजार करवाया और उस पर भी तशरीफ ना लाई। यही तो ना बस। गुप्ता बोला, त्यागी, प्रेम बच्चों का घरौंदा नहीं जिसे खेलते खेलते तोड़ दिया, फूल नहीं जिसे सूंघकर फेंक दिया। यह स्थायी है, क्षणिक नहीं। जानते हो कितनी ठेस पहुंची है उसे तुम्हारे इस व्यवहार से? दिल टूट गया बेचारी का। लोग वर्षों विरहाग्नि में जलते हैं, प्रयास करते हैं, असफल रहते हैं, तो क्या उनका प्रेम टूट ही जाता है? क्यों तुमने उससे बात करने से इनकार किया? क्यों उसकी विवशता पर ध्यान नहीं दिया? तुम्हें तो उससे माफी मांगनी चाहिए। काश तुम मिलिट्री में नौकर होते तो पता चलता। राजेंद्र, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था तुम में कुछ बुद्धि है, पर तुम तो बिल्कुल गोबर गरीश निकले। बस शराफत और इंसानियत इसी में है कि उससे माफी मांग लो। मैं उसे मना कर लाता हूँ। बड़ी कठिनाइयों से गुप्ता उसे मना कर लाया। पहले तो उसने स्पष्ट कह दिया कि जब वह मुझसे बात नहीं करना चाहते तो आप ही मुझे क्यों विवश कर रहे हैं। खैर जैसे तैसे कांपते हाथों से चोगा पकड़ा, बोली, जी जी मैं पीटर। मैंने कहा, हाँ डार्लिंग, तुम मुझे माफ़ करना। मुझे मालूम ना था कि तुम्हें मेरी बात का इतना दुख होगा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ डार्लिंग, मुझे माफ़ कर दिया ना। बोलो बोलो, बोलती क्यों नहीं? मुझे बड़ा दुख है, ऐसा कहने से पहले मेरी जबान ही क्यों ना कट गई। नहीं नहीं त्यागी जी, ऐसे ना कहिए, आपकी कुछ गलती नहीं, अपराध सारा मेरा ही है। क्यों मैं अपने वचन पूरे ना कर सकी? यह नौकरी उफ बंधन है। लीजिए अभी इस्तीफा देती हूँ, इससे फिर कभी आज्ञा का उल्लंघन ना होगा। मुझे माफ कर दो प्रियतम। मुझे उसकी भोली भाली बातों से प्रेम का आभास होता था, उसकी सिसकियों में प्रेम की भावना दिखती थी। मुझे गर्व हुआ अपने भाग्य पर और खुशी हुई उसके प्रेम पर। मैंने कहा, अच्छा अच्छा माफ कर दिया, पर देखो कहीं यह गलती ना कर बैठना कि इस्तीफा दे दो। मेरी कसम है तुम्हें। हाँ बस। आंसुओं ने मन का मैल धो दिया था। मुझ में ताजगी आ गई थी। गुप्ता की मित्रता और मिस पीटर से के प्रेम की सराहना करता हुआ मैं कमरे में लौट आया। मिस पीटर से प्रतिदिन टेलीफोन पर बातें होती। मेरी परीक्षा का 1 माह रह गया था, फिर भी मेरा यह क्रम नहीं टूटा। रात के 12 बजे तक बहुधा बातें करता और देर हो जाने पर वही कांता के बिस्तर पर लेट जाता। कांता की ड्यूटी वहाँ रात की थी, इसलिए रात में उसका बिस्तर भी वहीं रहता था। इतने दिन बीत गए, पर ना मैंने ही मिस पीटर को हरिद्वार बुलाया और ना उन्होंने ही मुझे रानीपुर। मेरी परीक्षा में 23 दिन शेष थे। किताबों की ओर कुछ ध्यान गया सा था कि इसी बीच एक दिन मिस पीटर ने मुझे रानीपुर बुलाया और विश्वास दिलाया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे वश मिलेंगी। अगले दिन सुबह ही मैं धर्मवीर का वही सूट पहनकर साइकिल उठाकर रानीपुर की ओर चल दिया। चलते चलते अपने को एक बार शीशे में देखना भी न भूला। धर्मवीर और कांता ने चलने से इनकार कर दिया और वास्तव में मैं उन्हें साथ ले जाना भी नहीं चाहता था। रास्ते भर विचारों के सागर में डूबता उतराता रानीपुर पहुंचा। गुप्ता के क्वार्टर में साइकिल खड़ी कर हाथ वाथ मिलाने के बाद गुप्ता से कहा, गुप्ता जी पीटर को खबर कर दो, राजेंद्र आया है। गुप्ता बोला, अरे भाई अभी अभी यहाँ बैठी थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खाना खाने गई है, आती ही होगी। मैं वहां लगभग आधे घंटे तक उसकी प्रतीक्षा में बैठा सिगरेट पीता रहा। गुप्ता ने उसे बुलाने को कहा तो वह कुछ टालम टोल सी करने लगा। मैं समझ गया कुछ दाल में काला अवश्य है, अन्यथा आधा घंटे में तो गामा पहलवान भी खाना खा चुकता है।
मैंने कहा, गुप्ता, मुंह में राम बगल में छुरी। वैसे तो बड़ी दोस्ती का दम भरते हो, बड़े शुभचिंतक भी बनते हो, पर मन बड़ा काला है तुम्हारा। याद है तुम्हें जब तुमने एक बार कहा था कि यदि कभी मुझे अपने शब्दों से गिरा हुआ पाओ तो तुम्हें टोकने और रोकने का अधिकार है। आज तुम ही पीटर को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हो। क्या मैं उसे ढूंढ ही नहीं सकता? इतना कहकर मैं खड़ा हो गया। गुप्ता ने मेरा कोट पकड़कर मुझे बैठा लिया और बोला, भाई, ना तो मैं वो शब्द ही भूला, ना मन का काला ही हूँ, ना पीटर को छिपाने का ही प्रयत्न कर रहा हूँ। तो छिपाऊं भी तो किसे? कोई पीटर हो तो छिपाऊं भी। अच्छा, तो यहाँ पर कोई पीटर नहीं है? मैंने व्यंग कसा। हाँ, तुम ठीक समझे, गुप्ता बोला। राजेंद्र कभी गलत नहीं समझता गुप्ता। वह स्वयं पीटर को खोज निकालेगा, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं। बावले हुए हो राजेंद्र, गुप्ता बोला। ना तो यहाँ कोई हॉस्पिटल है, ना नर्स, और ना नर्स वह भी आंग्ल भाषी भारती। हाँ, यह सब तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की चाल थी। मुझे गुप्ता की बातों से बनावट की गंध आ रही थी, तो भी मैंने हंसी के विचार से कहा, इसका प्रमाण? गुप्ता, कुछ देर रुको। मिस पीटर के बिना मिले मुझे एक एक पल घंटे के समान लग रहा था। मैंने कहा, जल्दी बोलो, मेरे पास अधिक समय नहीं है। गुप्ता बोला, तुम्हारी बातचीत अंग्रेजी में होती थी? मैंने कहा, हाँ होती थी, तो अंग्रेजी में ही थी। गुप्ता हंस पड़ा। जनाब, मैं ही अंग्रेजी में बोलता था। और फिर उसने बिल्कुल मिस पीटर जैसी आवाज़ में बड़ी खुली और फिर साफ अंग्रेजी बोली, और फिर एक कागज़ पर कुछ लिखा भी, जिससे मैं उस पत्र की लिखावट भी पहचान लूँ। दोनों एक थी। फिर मैं एक क्षण भी वहाँ न रुका, साइकिल उठाकर फौरन लौट पड़ा। सुख सपनों का जाल छिन्न भिन्न होकर इधर उधर जा पड़ा था। रास्ते भर सोचता आया, सब मित्र अपने मित्रों और जान पहचानों वालों के द्वारा बेवकूफ़ बनते थे और बनते रहेंगे, पर शायद ऐसा कोई ना बने। कमरे तक पहुंचा तो सुना, कांता धर्मवीर से कह रहा था, बेचारा कहीं फेल ना हो जाए। इस भय से हमने यह ड्रामा समाप्त कर दिया। मैं नमित सा, दुखित सा, चकित सा जाकर बिस्तर में पड़ा रहा। तो ये थी कहानी मिस पीटर।